इस पाठ के आज हम प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है कहानी से, गौरैया और गौरा के बीच किस बात पर बहस हुई और गौरैया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला। अब इसका उत्तर हो जाएगा, गौरैया व गौरा के बीच आदमी के कपड़े पहनने पर बहस हुई। कैसे हुई? गौरैया और गौरा के बीच आदमी के कपड़े पहनने पर बहस हुई। गौरैया का कहना था कि आदमी कपड़े पहनकर जचता है। गौरैया कहती थी आदमी कपड़े पहन करके जचता है, अच्छा लगता है मतलब। जबकि गौरा का कहना है कि आदमी कपड़े पहनकर अपनी कुदरती सुंदरता को ढक लेता है। क्या कह रहा है वह? अपनी कुदरती सुंदरता को ढक लेता है। गौरैया की इच्छा थी कि वह अपने सिर पर एक टोपी पहने। उसे अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर तब मिला जब उसे कूड़े के ढेर पर चुगते रुई का एक फाहा मिला। तो क्या था कि गौरैया की भी एक इच्छा थी कि मैं क्या करूं, एक टोपी पहनूं, और उसको टोपी बनाने के लिए उसको जो फाहा मिला, रुई का टुकड़ा कहाँ से मिला उसको? कूड़े के ढेर पर से मिला उसको। वह जब क्या कर रही थी वहाँ, कूड़े के ढेर के बाद दाना चुंग रही थी, कूड़े के ढेर पर चुंगते चुंगते रुई का एक फाहा मिला। पहले प्रश्न का उत्तर है। और दूसरा है, गौरैया और गौरे की बहस के तर्कों को एकत्र करें और उन्हें संवाद के रूप में लिखें। गौरैया और गौरे की बहस के तर्कों को एकत्र करें और उन्हें संवाद के रूप में लिखें। संवाद के रूप में लिखना है इन दोनों आपस में क्या क्या बहस हुई उन दोनों की। तो तर्क यहाँ पे अब किस में हुई? कपड़े पहनने में, आदमी के कपड़े पहनने में उनमें आपस में क्या हुआ? तर्क वितर्क हुए उनमें। उनके विचार यहाँ पे हम लिख रहे हैं, कुछ बताते हैं। गौरैया, आदमी रंग बिरंगे कपड़े पहनकर कितना जचता है। गौरैया कह रही है आदमी रंग बिरंगे कपड़े पहनकर कितना जचता है। फिर गौरा, बेवकूफ़ है आदमी। अब गौरा कह रहा है बेवकूफ़ है आदमी, कपड़े पहनकर अपनी सुंदरता को ढक लेता है। कपड़े पहन करके अपनी सुंदरता को ढक लेता है। फिर गौरैया कह रही है कपड़े मौसम से बचने हेतु भी पहने जाते हैं। और गौरैया कह रही है कि मौसम से बचने के लिए भी, सर्दी गर्मी से बचने के लिए भी क्या होते हैं? कपड़े पहने जाते हैं। फिर गौरा कहता है कपड़े पहन लेने से तो उनकी मौसम को सहने की शक्ति भी क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। साथ ही कपड़ों से उनकी हैसियत भी झलकती है। और उनके कपड़े, कह रहा है कि गौरा कह रहा है कि उनके कपड़े पहनने से उनकी जो सर्दी गर्मी सहने की जो क्या होती क्षमता होती है सारे शरीर की, वह क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। और कपड़े पहनने से उनकी हैसियत भी पता लगती है। हैसियत का मतलब उनका मतलब कितना आदमी बड़ा है छोटा है, ये उसके बारे में क्या लगता है? पता लगता है कितना बड़ा आदमी है, कितना छोटा है। जो जिस प्रकार का कपड़ा पहनेगा आदमी, उसी से देखता है कि भाई ये बहुत महंगा कपड़ा पहन रहा है, बहुत, तो आदमी ये समझते हैं कि बहुत क्या है, पैसों वाला आदमी है। तो यहाँ पे गौरा यही कह रहा है कि आदमी कपड़े पहनने से आदमी की क्या पता लगती है? हैसियत, सामर्थ्य पता लगता है उसका। अब फिर गौरैया कह रही है आदमी की टोपी तो सबसे अच्छी होती है। अब गौरैया कह रही है आदमी की टोपी अच्छी होती है। फिर गौरा उसका तर्क करता है, कहता है कि कह रहे हैं टोपी की तो बहुत मुसीबत है। वह कह रहा है टोपी की तो बहुत मुसीबत है, कितने ही राजपाट टोपी के दम पर बदल जाते हैं। और कह रहा है टोपी के बल पर क्या हो जाते हैं? कई राजपाट बदल जाते हैं। टोपी इज्जत का प्रतीक है। उन्होंने क्या बोला? टोपी क्या है? इज्जत का प्रतीक है। साथ ही जीवन की जरूरतें पूरी करने हेतु न जाने कितनी टोपियां घुमानी पड़ती हैं, अर्थात न जाने कितनों को मूर्ख बनाना पड़ता है। गौरैया का कोई प्रतिक्रिया किए बिना अपनी धुन पर अड़े रहना। फिर उसके जब ऐसा बोलता है कि वह कि जो टोपी इज्जत का प्रतीक है, साथ ही जीवन की ज़रूरतें पूरी करने हेतु कि जाने कितनी टोपियां घुमानी पड़ती हैं, कितने लोगों को मूर्ख बनाना पड़ता है। जब गौरा बोलता है ऐसे,
तो फिर गौरैया जो है अपने धुन में ही रहती है वह। फिर गौरैया कह रही है, गौरा देखो, फिर गौरैया, गौरा देखो मुझे रुई का फाहा मिल गया, अब मेरी टोपी बन जाएगी। गौरा, तू तो बावरी हो गई, रुई की से टोपी तक का सफ़र तो बहुत लंबा है। अब वो कह रहा है गौरा कि बहुत तू तो पागल हो गई है। अब तू तू जो है रुई से टोपी बनाने के लिए बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। गौरैया, बस तो देखते जाओ कैसे मैं टोपी बनवा कर ही दम लूँगी। अब वह फिर गौरैया कह रही है कि अब देखो मेरे को, मैं ज़रूर टोपी बनवा करके रखूँगी, दम लूँगी। फिर इसके बाद तीसरा प्रश्न है, टोपी पहनवाने के लिए गौरैया किसके पास गई? टोपी बनने तक मैं एक एक कार्य को लिखें। तो इसमें लिखेंगे, इसका उत्तर है, गौरैया को कूड़े के ढेर पर चूंकते चूंकते रुई का एक फाहा मिला। उसे लगा कि अब वह अपनी टोपी पहनने की इच्छा पूरी कर सकेगी। सबसे पहले वह धुनिये के पास गई। सबसे पहले किसके पास गई? धुनिये के पास गई। उसने रुई को धुनवाया। उसके बाद वह कोरी के पास सूत कतवाने गई। सूत तक जाने पर वह बुनकर को खोजने लगी। बुनकर के मिलने पर के लिए गौरैया किस किस के पास गई? टोपी बनने तक के एक एक कार्य को लिखें। तो इसका उत्तर बताएंगे, गौरैया को कूड़े के ढेर पर चूंकते चूंकते रुई का एक फाहा मिल गया। उसे लगा कि अब वह अपनी टोपी पहनने की इच्छा पूरी कर सकेगी। सबसे पहले वह धुनिये के पास गई। उसने रुई को धुनवाया। उसके बाद वह कोरी के पास सूत कतवाने गई। सूत कत जाने पर वह बुनकर को खोजने लगी। बुनकर के मिलने पर उसने बहुत सुंदर कपड़ा बनवाया। फिर गई वह दर्जी के पास। दर्जी से प्रार्थना करने पर गौरैया को फूलने वाली सुंदर टोपी तैयार हो गई। इन सब के कार्यों के लिए गौरैया को सबको पूरा पारिश्रमिक भी दिया। और क्या किया? इन सबको क्या किया उसने? पारिश्रमिक भी दिया। तो सबसे पहले वह किसके पास गई थी? सबसे पहले वह धुनिये के पास गई। किसके पास गई? धुनिये के पास गई। और फिर धुनिये के पास फिर कोरी के पास गई, जहाँ से उसने क्या किया? सूत कतवाया। फिर उसके बाद बुनकर के पास गई वह। फिर बुनकर के बाद किसके पास गई वह? दर्जी के पास गई, जिसके बाद उसने टोपी बनवाई और उसमें 5 फुदने लगाए। तो चौथा प्रश्न है, गौरैया की टोपी पर दर्जी के 5 फुदने क्यों जड़ दिए? अब इसमें लिखेंगे, जब गौरैया ने दर्जी को यह कहा कि वह उस कपड़े की 2 टोपियां सिल दे, एक टोपी मजदूरी के रूप में अपने लिए रख ले। इस प्रकार के पारिश्रमिक से खुश होकर दर्जी ने गौरैया की टोपी पर 5 फुदने भी जड़ दिए। जब वो बोलती है कि मेरे टोपी में एक कपड़ा है, इससे आधे कपड़े से आप बना लेना, आधा मेरे एक को टोपी आप बना लेना, एक टोपी मेरे लिए बना देना। तो वह खुश हो जाता है। और क्या हो जाता है? वह खुश हो जाता है। खुश होने पर उसके लिए 5 फुंदे उसमें लगा देता है, उस टोपी में। अब इसके बाद आ जाते हैं कहानी से आगे। किसी कारीगर से बातचीत कीजिए और परिश्रम का उचित मूल्य नहीं मिलने पर उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, ज्ञात कीजिए, लिखिए। अगर मैंने यहाँ पे बताया था कि भाई इसका उत्तर हो जाएगा, अगर किसी पारिश्रमिक, कोई मजदूर है, उसको उचित मूल्य नहीं मिलता है, उसका क्या हो जाता है? वह काम नहीं करता है। वह क्या करेगा? काम चोरी करने लग जाता है। ठीक है, मालिक जो क्या करता है? शोषण करता है। तो वह क्या करता है? काम नहीं करेगा। वह क्या करेगा? लापरवाही करने लग जाएगा, उतने मन लगा करके काम नहीं करेगा। जैसे राजा के यहाँ पे भी कहानी में भी ऐसे ही हुआ था कि चिड़िया जो राजा के लिए बनाते थे, धुनिये, दर्जी, जो सूत काटने वाले जो कपड़ा बनाते थे, उसके लिए जो काम किया करते थे, उनको राजा उचित पारिश्रमिक नहीं दिया करते थे, उचित मूल्य उसको नहीं देते थे। तो वह क्या करते? लापरवाही करते थे, बस
एक इतना अच्छा नहीं बनाते थे। अब चिड़िया ने क्या किया, उसको उनको उचित पारिश्रम दिया, इसलिए उनने क्या किया, सभी ने उसके लिए अच्छी टोपी बनवाई, अच्छी टोपी कपड़ा बनाया, अच्छा टोपी बनाई उसके लिए। तो यहाँ पे ऐसा ही है कि कारीगर को हम अच्छी मजदूरी नहीं देंगे, अच्छा मूल्य नहीं देंगे, तो वह क्या होगा, उसकी प्रतिक्रिया अच्छी नहीं होगी वह, ठीक है। वह क्या करेगा, काम को चोरी करने लग जाएगा, और वह कि मन लगा करके काम नहीं करेगा। ऐसा ही है इसमें। अब दूसरा प्रश्न है, गौरैया की इच्छा पूर्ति का क्रम घूरे पर रुई से मिल जाने से प्रारंभ होता है। उसके बाद वह कर्म कर्म से एक एक कर कई कारीगरों के पास जाती है और उसकी टोपी तैयार होती है। आप भी अपनी कोई इच्छा चुन लीजिए, उसकी पूर्ति के लिए योजना और कार्य विवरण तैयार कीजिए। इसमें आपने भी इच्छा जाहिर करनी है और आप भी कार्य ऐसे बना सकते हैं। जैसे चिड़िया ने किया, टोपी बनाने के लिए रुई से, हैं, धुनिये से गई, फिर कोरी के पास गई, फिर उसके बाद सूत काटने वाले के पास गई, दर्जी के पास गई। तो ऐसे एक योजना बनाएं कि हम उसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, है ना, जो आपको, जैसे मुझे एक छोटा सा सुंदर मोती मिला, मन में इच्छा जागृत हुई कि सुंदर रुमाल हो उस पर, मैं यह मोती टांग लूँ। मैं एक कपड़े वाले बजाय के पास गया, उससे थोड़ा कपड़ा मांगा, उसने मुझे बचे कपड़ों से मैं से बिना दाम के ही दे दिया। इस प्रकार से आप कुछ भी ऐसे एक बना सकते हैं योजना, जैसे, है ना, इसको। अब इसके बाद तीसरा प्रश्न है, गौरैया के स्वभाव से यह प्रमाणित होता है कि कार्य की सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तर्क सहित लिखिए। अब क्या करना पड़ता है, देखो इसमें कह रहे हैं कि कोई भी कार्य करने के लिए हमारे क्या उत्साह होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, ठीक है। जब तक हमारे उत्साह नहीं होगा तब तक वो कार्य क्या नहीं होगा, पूरा नहीं होगा। इसलिए पढ़ाई में, लिखाई में, हर चीज़ में जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें क्या होना, हम उत्साह होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इस बात को झूठ लाया नहीं जा सकता कि गौरैया का उत्साह ही था कि वह एक के बाद एक के धुनिये कोरी बुनकर दर्जी के पास जाकर अपनी टोपी सिलवाने में कामयाब हो गई। अब इसमें भी उत्साह है ना, वह कितने लोगों के पास जाती है। तो यहाँ भी क्या दिखता है, गौरैया में उत्साह दिखता है, उसे विश्वास था, ठीक है। वो कितने लोगों के पास जाती है, धुनिये कोरी बुनकर दर्जी के पास, 4 लोगों के पास जाती है वह। अब फिर है अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना। टोपी पहनकर गौरैया राजा को दिखाने क्यों पहुंची, जबकि उसकी बहस गौरा से हुई और वह गौरा के मुंह से अपनी बड़ाई सुन चुकी थी, लेकिन राजा से उसकी कोई बहस हुई ही नहीं थी। फिर भी वह राजा को चुनौती देने पहुंची। कारण का अनुमान लगाइए। अब क्या करना है, कारण का अनुमान लगाना है कि वह राजा के पास क्यों गई होगी। उसने तो गौरा से बहस करनी चाहिए थी, गौरा को दिखाना चाहिए था कि मैंने देखो टोपी बना दी है, आप तो कह रहे थे नहीं बन पाएगी, बहुत लंबा सफ़र करना पड़ता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, टोपी पहनकर राजा को दिखाने पहुंची क्योंकि वह राजा को यह एहसास दिलवाना चाहती थी कि यदि वह अपनी प्रजा से कोई भी काम करवाता है तो उसे कार्य की पूरी मजदूरी देनी चाहिए। वह किस लिए गई थी, कि वह एहसास कराने गई थी राजा को कि जो आप अपने प्रजा से, लोगों से काम करवाते हो उसे पूरी क्या देनी चाहिए, मजदूरी देनी चाहिए। मुफ्त में काम करवाने से बेचारे मजदूर अपना खर्च कैसे चलाएंगे, और मुफ्त में काम करवाने से जो मजदूर लोग हैं वो अपना काम खर्च कैसे चलाएंगे। ऐसा एहसास गौरैया को तब हुआ जब वह अपनी टोपी बनवाने के लिए धुनिये कोरी मुनकर और दर्जी के पास गई थी। इसलिए वह कहाँ गई थी, राजा के पास गई थी। अब फिर दूसरा प्रश्न है, यदि राजा के राज्य के सभी कारीगर अपने अपने श्रम का उचित मूल्य प्राप्त कर रहे होते तब गौरैया के साथ उन कारीगरों का व्यवहार कैसा होता। यदि राजा के राज्य के सभी कारीगर अपने
अपने परिश्रम का उचित मूल्य प्राप्त कर रहे होते तो शायद गौरैया के पारिश्रम की चाह ही नहीं रखते, खुशी खुशी मुफ्त में ही उसकी टोपी बना देते। वह पारिश्रम की चाह नहीं रखते, वो उसकी टोपी वैसे ही बना देते। वो कहते छोटी सी बात है, ये तो बना देते हैं। अब क्योंकि बेचारे उनके पास क्या नहीं था, पैसा नहीं था, वह राजा मुफ्त में काम करवाता था, कम पैसे देता था, तो उनको क्या था, तो पैसों की ज़रूरत थी उनको, तो इसलिए उन्हें क्या किया, उसके लिए टोपी बनाई। नहीं तो वह क्या कर लेते, मुफ्त में बना देते, अगर राजा उनको उचित पारिश्रमिक उचित तनख्वाह देता, उनको पैसा दिहाड़ी देता। अब इसके बाद है, चारों कारीगर राजा के लिए काम कर रहे थे। एक रजाई बना रहा था, दूसरा अचकन के लिए सूत काट रहा था, तीसरा बागा बुन रहा था, चौथा राजा की 7वीं रानी की 10वीं संतान के लिए झब्बे सिल रहा था। उन चारों ने राजा का काम रोककर गौरैया का काम क्यों किया? अब क्यों किया, अब यहाँ पे भी आप बात समझ रहे हैं कि क्यों किया, कि उसने काम क्यों किया, क्योंकि उनको उसमें क्या मिला था, पूरा पारिश्रमिक देने को तैयार थी गौरैया, क्या थी, पूरा पारिश्रमिक दे रही थी, इसलिए चारों लोग क्या हो जाते हैं, उसकी टोपी बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन चारों ने राजा का काम रोककर गौरैया का काम क्यों किया? क्योंकि उन्हें पूरा पारिश्रमिक देने के लिए तैयार थी गौरैया, इसलिए इसलिए उन्हें मुक्त का काम करवाना अच्छा नहीं लगता था, जो पारिश्रमिक दे उसका काम पहले करना पसंद था सबको। ठीक। अब इसके बाद गांव की बोली में कई शब्दों का उच्चारण अलग अलग है, उनकी वर्तनी में बदल जाते हैं। जैसे गौरैया, गोरैया, गोरैया का ग्रामीण उच्चारण है, उच्चारण के अनुसार इन शब्दों की वर्तनी लिखी गई हैं। फुदना, फुदगेंदों का बदला हुआ रूप है। कहानी में अनेक शब्द हैं जो ग्रामीण उच्चारण में लिखे गए हैं, जैसे मुलुक, मुल्क, खमा, क्षमा, मजदूरी, मजदूरी, मलवार, मल्हार इत्यादि। आप क्षेत्रीय या गांव की बोली में उपयोग होने वाले कुछ ऐसे शब्दों को खोजिए और उनका मूल रूप लिखिए, जैसे टेम, टाइप, टेंशन, टेंशन, टीसन, स्टेशन। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ये भाषा की बात है। तो अब इसमें मुहावरों का प्रयोग तो इतना ही। ये आपका इसको जो टोपी पाठ में इतना तक आपको अनुमान और कल्पना, फिर भाषा की बात, तो फिर व्याकरण में हम पढ़ेंगे आगे। तो इतना ही आपका ये टोपी पाठ की प्रश्न उत्तर